हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टाइगर सीरीज़ का नॉवेल मिशन आश्रम वाला बाबा। और चैनल पे अनिल मोहन जी द्वारा लिखित 27 सेकंड भी चल रहा है। तो हो सकता है कि इन दोनों नॉवेल्स के जो पार्ट्स आए वो ऑल्टरनेट डेज में आए। तो प्लीज़ आप लोगों का सहयोग अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मिशन आश्रम वाला बाबा का पहला भाग। मिशन आश्रम वाला बाबा। आनंद को बुलाओ। अरे कोई आनंद को बुलाओ, जल्दी करो, वही कुछ कर सकता है। पूरे स्कूल में हंगामा मचा हुआ था। जहां विद्यार्थी अपने अपने क्लासरूम में से निकलकर इधर उधर भाग रहे थे, वहीं शिक्षकों व स्टाफ के अन्य सदस्यों में भी हड़कंप मचा हुआ था। कारण था एक लंबा पीले और काले रंग का सांप, जो एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को अचानक दिखाई दिया था और देखते ही देखते ना जाने किधर निकल गया था। और इस संकट की घड़ी में सभी आनंद को पुकार रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आनंद ही बचा सकता था। ऐसे में स्कूली वेशभूषा में लिपटा 14 साल का गोरा चिट्टा आनंद भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और हाथ उठा उठाकर सभी को शांत करवाने लगा। उस पर नज़र पड़ते ही सभी शांत हो गए और उम्मीद भरी नज़रों से उसकी ओर देखने लगे। आप सभी शांत हो जाइए, लड़का कहने लगा। इस भगदड़ में कोई गिर सकता है, छोटा बच्चा दब सकता है, किसी को चोट लग सकती है। सबसे बड़ी बात, सांप आप लोगों के बीच में घुसकर किसी को काट सकता है। सभी एक दूसरे से दूर हो जाइए। सांप होगा तो कम से कम दिखाई तो दे जाएगा। सभी एक दूसरे से दूर दूर हो गए। शायद ही कोई होगा जिसकी नज़र आनंद के चेहरे पर न जमी हो। शांति कायम करने के बाद कहने लगा लड़का। सांप की आप लोग ज़रा भी फिक्र न कीजिए। अगर इस स्कूल में कहीं सांप है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में तलाश कर पकड़ लिया जाएगा। तब तक आप शांति बनाए रखें। बेहतर तो ये होगा कि आप सभी धीरे धीरे चलते हुए प्लेग्राउंड में चले जाएं। उसकी बात फौरन मान ली गई। सभी धीरे धीरे अपने आसपास तीखी नज़रों से देखते हुए प्लेग्राउंड की ओर जाने लगे। देखते ही देखते सारे क्लासरूम और अन्य कक्ष खाली हो गए। सफाई कर्मचारियों ने सफाई कर्मचारियों से लेकर प्रिंसिपल तक प्लेग्राउंड में चले गए और आनंद धीरे धीरे चलता हुआ उस दिशा में चल दिया जहाँ विद्यार्थियों को साफ दिखाई दिया था। अभी बड़ी मुश्किल से 20 मिनट ही गुजरे होंगे। आनंद ने न केवल सांप को ढूंढ निकाला बल्कि उसे पकड़ भी लिया। जब वह सांप को दोनों हाथों में उठाए प्लेग्राउंड में आया तो सभी की सांसें जैसे थम सी गईं। वे कभी आनंद को तो कभी सांप को देखने लगे। सांप की लंबाई लगभग 6 फीट थी। आनंद का एक हाथ उसकी गर्दन पर था, दूसरा धड़ पर था। इतनी जल्दी, इतनी जल्दी? प्रिंसिपल आश्चर्य से उछलकर बोला। तुमने सांप को तलाश भी कर लिया और पकड़ भी लिया। कमाल कर दिया तुमने तो। शाबाश शाबाश। जो नागरिकता के साथ खेलना चाहे वह यहीं रुक जाए। आनंद थोड़ा ज़ोर से बोला। जिसे नहीं खेलना वह प्लीज़ अपनी कक्षा में जाए। और इस बार प्लेग्राउंड तेजी से खाली होता चला गया। सिर्फ प्रिंसिपल, कुछ शिक्षक और आनंद ही रह गए। काफ़ी खतरनाक लगता है, प्रिंसिपल साहब को देखते हुए बोला। सांप को देखते हुए बोला। अगर किसी को काट लेता तो शायद ही उसकी जान बच पाती। आनंद धीरे से मुस्कुराया, फिर सांप पर हाथ फिराते हुए बोला। करैत प्रजाति का है महोदय, काफ़ी जहरीला है। लेकिन तुमने इसे पकड़ा कहाँ से? आपके कार्यालय से। क्या? प्रिंसिपल की आंखें आतंक से फट सी पड़ी। अगर आप वहाँ होते तो आपकी जान संकट में पड़ जाती। लेकिन तुमने इसे ढूंढा कैसे? कोई जवाब देने के बजाय आनंद मुस्कुराया। यार, आखिर तुम चीज़ क्या हो? किसी की समझ में ही नहीं आते। इतनी जल्दी तो कोई सफ़ेद बीन बजाकर भी सांप को नहीं तलाश सकता, जितनी जल्दी तुमने इसे तलाश करके पकड़ भी लिया। तुमने ये सांप पकड़ने की ट्रेनिंग आखिर ली कहाँ से? कहीं से भी नहीं महोदय। तो फिर? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ले जाऊँ। कहाँ? कहाँ ले जाओगे? फिलहाल तो किसी बक्से में से बंद कर देता हूँ, अवकाश होने के बाद इसे ले जाऊँगा। लेकिन कहाँ ले जाओगे? सपेरों की बस्ती में किसी सपेरे को दे आऊँगा। अकेले मत जाना, पियोन को साथ ले जाना। प्रिंसिपल कहने लगा। और तुम कहीं मत जाओ, इसको ऐसे ही पकड़े रहो, मैं यहीं कोई बॉक्स मंगवाता हूँ। कहकर प्रिंसिपल ने अपने करीब खड़े शिक्षकों की ओर देखा। दो शिक्षक तत्काल बॉक्स लाने के लिए दौड़ पड़े। अगला दृश्य। और उसी शाम छुट्टी के बाद स्कूल में एक मीटिंग हुई, जिसमें प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के सदस्य और स्कूल का स्टाफ मौजूद था। मीटिंग का मुद्दा था सिर्फ और सिर्फ आनंद ठकराल। इस लड़के ने तो बहुत हैरान कर दिया है, प्रिंसिपल कह रहा था। कुछ भी कहो, यह कोई सामान्य लड़का तो नहीं है। आज सांप पकड़ने की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इसमें अनेक ऐसे गुण छिपे हुए हैं जो इसे दुनिया के बच्चों से अलग करते हैं। सभी एक टक प्रिंसिपल की ओर देखने लगे। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। गंजे सिर पर चंद बाल थे जो खड़े थे। मोटे चश्मे के पीछे आंखों के सिवाय हैरानी के कुछ नहीं था। उम्र दराज चेहरा को सोचने वाले अंदाज में सुकड़ा दिखाई दे रहा था। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर, एक अध्यापिका कहने लगी। इस लड़के में वाकई अनेक छिपे हुए गुण हैं। मैं खुद हैरान हूँ। 3 दिन पहले जब मैं क्लास में शेक्सपियर के बारे में पढ़ा रही थी
तब इस लड़के ने कई बार मेरी गलतियां पकड़ी और दुरुस्त भी की। एक बार तो मुझे यूं लगा जैसे ये मेरा शिष्य ना होकर गुरु है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, एक अध्यापक बताने लगा। लगभग 1 महीना पहले की बात है। मैं मैथमेटिक्स का एक सवाल समझाते समझाते कहीं अटक गया था। आनंद ने फौरन मेरी मदद की थी। काफ़ी तेज़ लड़का है, एक अन्य अध्यापक कहने लगा। पढ़ाई का तो जैसे कीड़ा है, कई बार ऐसा लगता है जैसे उसे सब कुछ आता है, उसे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे पढ़ाई नहीं, हर चीज़ में आ गया। स्कूली बच्चों के झगड़े सेकंडों में सुलझा देता है। स्कूल के सारे बच्चे उसकी इज्जत करते हैं और उसका कहना मानते हैं। एक हिसाब से वह स्कूली बच्चों का लीडर है। उसकी आवाज़ में भी जैसे जादू है। वह जब बोलता है तो दिल को ठंडक सी महसूस होती है। जी चाहता है वह बोलता रहे और हम सुनते रहे। आज उसने पहली बार स्कूल में से सांप नहीं पकड़ा है, एक अध्यापिका ने याद दिलाया। एक बार पहले भी पकड़ चुका है। तभी तो आज सभी को उम्मीद थी कि आनंद फिर से सांप पकड़ लेगा, प्रिंसिपल कहने लगा। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि इतनी जल्दी उसने सांप को तलाश कैसे कर लिया। इतना बड़ा स्कूल है, सांप कहीं भी हो सकता था। उसके पास ज़रूर कोई जादू है, एक अध्यापिका कहने लगी। सचमुच वह जादूगर है। एक बार मेरे सिर में ज़ोरों का दर्द हुआ, काफ़ी दवाइयाँ खाने पर भी ठीक नहीं हुआ। जब उसे पता चला तो उसने मेरे माथे को ज़रा सा दबाया और दर्द उड़न छू हो गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, एक और अध्यापिका बताने लगी। एक बार मैं स्कूल की सीढ़ियों से फिसल गई और मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। साथ ही मैं दर्द से मरी जा रही थी। उसने मेरी टांग पकड़कर पता नहीं कैसे 2-4 झटके दिए। मेरा तो दर्द भी दूर हो गया और मैं चलने भी लगी। मैं एक चौंकाने वाली घटना बताती हूँ, मैनेजमेंट की एक सदस्य कहने लगी। एक बार आनंद मेरे घर किसी काम से आया हुआ था। उस समय मेरे हस्बैंड लैब से कुछ टेस्टिंग करवा कर आए थे। रिपोर्ट्स काफ़ी ख़राब थी और उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। आनंद ने उनसे लेकर रिपोर्ट्स देखी तो साफ कह दिया कि वे रिपोर्ट्स उनकी नहीं हो सकती थी। आनंद ने यह बात इतने कॉन्फिडेंस से कही थी कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी लैब से वही टेस्ट करवाए और दूसरी रिपोर्ट पहली रिपोर्ट से बिल्कुल अलग थी। मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक थे। मुझे लगता है ये लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, इंजीनियर या नेता बनेगा, एक अध्यापक कहने लगा, और हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। लेकिन प्रिंसिपल सर्द गंभीर स्वर में बोला, वह इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहता। सभी चौंक कर प्रिंसिपल की ओर देखने लगे। प्रिंसिपल के चेहरे पर एक चिंताजनक गंभीरता जैसे नाच रही थी। वह कुछ सोचता हुआ मेज पर धीरे धीरे मुक्का मार रहा था। वह क्या बनना चाहता है सर? अब तक चुपचाप बैठे एक अध्यापक ने हिचकिचाते हुए पूछा। प्रिंसिपल ने बताया। सुनकर सभी आश्चर्य से उछल पड़े और जोर जोर से इनकार में गर्दन हिलाने लगे। सभी के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे प्रिंसिपल साफ साफ झूठ बोल रहा हो। इसी सिलसिले में मैंने उसके मम्मी डैडी को कल स्कूल में बुलवाया है। उनसे इस संबंध में बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। प्रिंसिपल अपने होठों को काटते हुए बोला, वरना अनर्थ हो जाएगा। और फिर वह मीटिंग से उठकर तेज़ी से बाहर चला गया। जब वह काफ़ी देर तक नहीं लौटा तो मीटिंग अपने आप बर्खास्त हो गई। अगला दृश्य। आइए मिसेज एंड मिसेज ठकरार। प्रिंसिपल की बहुत ही भारी व रौबदार आवाज़ पूरे कार्यालय में गूंज गई। तो आप ही हैं आनंद के मम्मी डैडी? प्लीज़ हैव अ सीट। ठकराल दंपति ने एक दूसरे की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। पहली नज़र में ये इस जोड़े को परफेक्ट जोड़ा कहा जा सकता था। दोनों का व्यक्तित्व बेहद शानदार था। दोनों ही लंबे, साधारण स्वास्थ्य के तथा गोरे चिट्टे थे। कोई भी कपड़ा उनके शरीर पर फपता था। ठकराल का पूरा नाम संजीव ठकराल था। वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था, जबकि उसकी धर्मपत्नी अंजलि ठकराल स्त्री रोग विशेषज्ञ थी तथा एक सरकारी अस्पताल में जॉब करती थी। संजीव की उम्र लगभग 35 साल थी। अंजलि उससे केवल 2 साल छोटी थी। आनंद उनकी इकलौती संतान था, जिसका बेहतरीन लालन पालन करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आनंद दिल्ली के लाजपत नगर में स्थित एक बहुत महंगे और जाने माने स्कूल, करियर प्लानट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र था। ठकराल दंपति ने हाथ जोड़कर प्रिंसिपल को प्रणाम किया, फिर भारी हिचकिचाहट के साथ प्रिंसिपल के सामने बैठ तो गए, लेकिन उनके चेहरे अनगिनत सवालों और आशंकाओं से भरे हुए थे। सर, मिसेस ठकराल ने बैठते ही पूछा, क्या आनंद ने कोई गलती की है? आज तक तो कभी कोई शिकायत नहीं आई, आज अचानक? रिलैक्स मिसेस ठकराल, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आनंद इस स्कूल का सबसे काबिल और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लड़का है। उसने आज तक हमें तो क्या, कभी किसी को भी कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। ठकराल दंपति ने यूं राहत की सांस ली जैसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत से पीछा छूटा हो। तो फिर? इस बार ठकराल ने कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन शब्द होठों में ही अटक गए। देखिए, तब प्रिंसिपल यूं बोला जैसे भूमिका बांध रहा हो। आनंद बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का है। वह हमेशा जहाँ पढ़ाई में अव्वल आता है, वहीं स्कूल की दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हमेशा आगे रहता है। अनुशासन तो जैसे उसके जीवन का हिस्सा है। वह कभी स्कूल में लेट नहीं आया, कभी उसने छुट्टी नहीं ली। शिक्षकों का बहुत सम्मान करता है और अपने सहपाठियों से बहुत प्यार से पेश आता है। हम सभी उसे स्कूल का सबसे होनहार विद्यार्थी मानते हैं।
और इसके बाद प्रिंसिपल आनंद की प्रशंसा के पुल बांधता चला गया। अपने बेटे की इतनी तारीफ सुनकर ठकराल दंपति खुशी से झूम उठे, लेकिन बोलते बोलते एक बार फिर अचानक प्रिंसिपल का चेहरा गंभीर हो गया। उन दोनों को लगा कि असली कहानी कुछ और है, जिसके लिए उन्हें वहां बुलाया गया। देखिए, तभी क्षण भर की चुप्पी के बाद प्रिंसिपल कहने लगा, अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसे आप किस तरह लेते हैं मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे वह बात बहुत गंभीर लग रही है। कौन सी बात सर? पता नहीं ये बात वास्तव में गंभीर है भी या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए भी सर। 9वीं कक्षा के बच्चों से हम साधारणतः एक प्रश्न पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं कि ताकि हम उसकी रुचि, भविष्य के बारे में सोच और अपने करियर के बारे में वह क्या सोचता है इसका पता लगा सकें। और वह प्रश्न क्या है सर? यही कि वे ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। हम आगे उसी हिसाब से उनके विषयों का चयन करते हैं तथा पढ़ाई का मोड थोड़ा चेंज कर देते हैं, ताकि बच्चे अपने रुचि के अनुसार आगे की तैयारी कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मिसेस ठकराल कहने लगी। ये तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें परेशानी वाली बात कौन सी है? आनंद क्या कहता है? वह आगे चलकर क्या बनना चाहता है? वह बाबा बनना चाहता है, किसी आश्रम वाला बाबा। प्रिंसिपल ने जैसे कोई बम फोड़ दिया। ठकराल दंपति अपनी अपनी कुर्सियों से यूं उछले जैसे सीट पर अचानक कांटे उगाए हों। रिलैक्स मिस्टर ठकराल, प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर कहा। जब उसने ऐसा जवाब दिया था तो सुनकर मेरा भी ऐसे ही हाल हुआ था। कोई बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा शिक्षाविद बनना चाहता है, तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। लेकिन ये लड़का, मैं दंग रह गया था उसका जवाब सुनकर। मिसेज एंड मिस्टर ठकराल, वो बाबा बनना चाहता है, कोई आश्रम वाला बाबा बनना चाहता है। वो मजाक कर रहा होगा। मिसेस ठकराल बहुत ही विचलित स्वर में बोली, वो ज़रूर मजाक कर रहा होगा। सारी उम्र गुजार दी मैंने इस स्कूल में, आज तक किसी विद्यार्थी की मुझसे मजाक करने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर आनंद जैसा विद्यार्थी जिसने कभी अपने सहपाठियों तक से भी मजाक नहीं किया, वह मेरे साथ इस तरह का मजाक कैसे कर सकता है? फिर भी फिर भी ये कि क्षण भर के लिए मुझे भी ऐसा लगा था कि वह लड़का मजाक कर रहा था। मैंने उसे अपने कार्यालय में बुलाया था, एकांत में उससे बात की थी, लेकिन उसका जवाब वही था, वही रटा रटाया जवाब। यानी वह बाबा बनना चाहता है, आश्रम वाला बाबा। जी हाँ। टकराल दंपति के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ अविश्वास के भी भाव उभर आए। दोनों जोर जोर से इनकार में गर्दन हिलाने लगे। गलती आपकी नहीं है, ऐसी बातों पर कोई भी पेरेंट विश्वास नहीं करेगा। चलिए ऐसा करते हैं, इस बात की सच्चाई एक बार फिर मालूम करते हैं। आप ऐसा कीजिए, साइड में पर्दे के पीछे सोफे बिछे हैं, वहाँ जाकर बैठ जाइए। मैं आनंद को यहाँ बुलाकर एक बार फिर बात करके देखता हूँ, आप खुद सुनिएगा वह क्या कहता है। ठकराल दंपति के चेहरे सहमति में हिले। अगले ही पल वे अपनी जगह से उठे तथा प्रिंसिपल के बाईं ओर लगे पर्दे के पीछे चले गए। प्रिंसिपल ने कॉल बेल बजाकर चपरासी को बुलाया तथा उसे आनंद को बुलाकर लाने का आदेश दिया। अगला दृश्य, लगभग 5 मिनट बाद चपरासी आनंद को प्रिंसिपल के सामने छोड़ गया। प्रणाम महोदय, उसने आते ही प्रिंसिपल को हाथ जोड़कर वह सिर झुकाकर कहा। आपके चरणों में वंदन करता हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? लड़के का यह अंदाज देखकर भौचक्का रह गया प्रिंसिपल। लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ और करीब आया तथा प्रश्नवाचक नज़रों से प्रिंसिपल का चेहरा देखने लगा। ये प्रणाम और आज्ञा वगैरह वगैरह सब क्या है? ये कौन सा स्टाइल हुआ? उसने हैरानी से पूछा। मेरे लिए आपकी आज्ञा सर्वोपरि है महोदय, कहिए क्या आज्ञा है? आज्ञा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए बुलाया। आखिर तुमने इस ऑफिस में से सांप पकड़कर मेरी जान बचाई थी। थैंक यू आनंद ठगराल, सो नाइस ऑफ यू। ये तो मेरा कर्तव्य था महोदय, मैंने वही किया जो मेरी समझ में आया। यार तुम ये सब कैसे कर लेते हो? कभी सांप पकड़ लेते हो, कभी किसी का सिर दर्द ठीक कर देते हो, किसी की टांग पकड़कर ठीक कर देते हो, लैब की रिपोर्ट्स पढ़कर उस पर राय भी दे देते हो, बच्चों को मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाकर उनके झगड़े खत्म कर देते हो, अपने अध्यापकों की गलतियां पकड़ लेते हो, पता नहीं क्या क्या कर लेते हो। आखिर कैसे सब कर लेते हो? ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है महोदय। मुझे जब भी पढ़ाई से फुर्सत मिलती है मैं दूसरे विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगता हूँ। मेरी मम्मी डॉक्टर हैं, डैडी इंजीनियर हैं, उनकी किताबें उठा उठा कर पढ़ने लगता हूँ। लाइब्रेरी से पुस्तकें ले आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे हर विषय की समुचित जानकारी हो। अपनी नॉलेज बनाना और दूसरों की मदद करना मेरा शौक़ है। मुझे एडवेंचर्स लाइफ काफ़ी पसंद है। मेरा बस चले तो मैं हवा में उड़ने लगूँ, पानी पर चलने लगूँ और पेड़ पौधों से बातें करने लगूँ। देखो आनंद, प्रिंसिपल बहुत ही प्यार से बोला, तुम बहुत ही होनहार विद्यार्थी हो। बड़े होकर बहुत अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर वगैरह बन सकते हो। तुम मुझे सच सच बताओ, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मेरा उत्तर वही है श्रीमान जी, मैं बाबा बनना चाहता हूँ। आश्रम वाला आश्रम वाला बाबा बनना चाहता हूँ। और तुम्हारे मम्मी पापा, उनसे इस बारे में कभी बात की है? वे मेरे माता पिता हैं महोदय, मेरी रुचि को ध्यान में रखते हुए मुझे अवश्य अनुमति देंगे। आखिर आज की दुनिया में इससे बेहतर क्षेत्र और हो ही क्या सकता है?
तुम समझते हो कि तुम आसानी से बाबा बन जाओगे और करोड़ों अरबों रुपया कमाओगे? आसानी से तो संसार का कोई भी कार्य नहीं होता श्रीमान। प्रयास तो करने ही पड़ते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में कार्य करता ही है। तो मैंने भी अपना कार्य क्षेत्र चुन लिया। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर पाएंगे? कैसी सहायता? मैं जानना चाहता हूँ कि बाबा बनने का प्रशिक्षण कौन सा विश्वविद्यालय देता है। कोई विश्वविद्यालय नहीं देता। संसार में कहीं तो कोई विश्वविद्यालय होगा जो इस तरह का प्रशिक्षण देता हो। मैंने कहा ना, ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। आप क्रोध न करें महोदय, मैं स्वयं प्रयास करूंगा। अभी बहुत समय, अभी तो विद्यालय की पढ़ाई है, फिर महाविद्यालय की, फिर विश्वविद्यालय की। अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करूंगा तभी तो किसी क्षेत्र में सफल हो सकूंगा। तुम जा सकते हो। धन्यवाद श्रीमान। लड़के ने सिर झुकाकर कहा। फिर वह पलटा तथा तेजी से चलता हुआ प्रिंसिपल की आंखों से ओझल हो गया। इसके अगले ही पल ठकराल दंपति प्रिंसिपल के सामने थे, बहुत ही चिंतित और घबराए हुए। लेकिन इस बार उनकी आंखों में अविश्वास का कोई भाव नहीं था, उल्टा वे शर्मिंदा दिखाई दे रहे थे। बस इसलिए मैंने आपको कष्ट दिया था, प्रिंसिपल कहने लगा। सच्चाई आपके सामने आ ही चुकी है। बच्चे का दिमाग किधर जा रहा है आप जान ही चुके हैं। ऐसी स्थिति में अंजलि बहुत मुश्किल से बोल पाई। हमें क्या करना चाहिए? मिसेस ठकराल, आप उसकी माँ हैं। आप जिस तरफ चाहें उसके जीवन की दिशा मोड़ सकती हैं, उसके मन को बदल सकती हैं। लेकिन उसने तो पक्का इरादा बना लिया लगता है। आप कैसी बातें कर रही हैं? वह भी बच्चा है, उसका दिमाग कच्चा है। आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? अभी तो वो बहुत पढ़ेगा, इसके बाद ही बाबा बनने की तैयारी करेगा। बहुत वक्त है आपके पास। मैं समझता हूँ इतनी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन ना तो अंजलि और ना ही संजीव के चेहरे से चिंता के भाव गए। वे प्रिंसिपल का आभार प्रकट करके जब वापस लौटने लगे तो उनका मन अनजानी आशंका से थर थर काँप रहा था। लड़के के इरादों ने उनके दिलों में तूफान पैदा कर दिया था। और इसके लगभग 1 घंटे बाद जैसे ही वे घर पहुंचे, एक और नया आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा आश्चर्य जो उनके दिमाग के परखच्चे उड़ा देने के लिए काफ़ी था। अगला दृश्य। संजीव और अंजलि जैसे ही शेख सराय स्थित अपने फ्लैट के करीब पहुंचे, एक लड़की तेजी से चलती हुई उनके करीब पहुंची। स्वामी आनंद जी यहीं रहते हैं? उसने पूछा। पति पत्नी यूं चौंके जैसे किसी ततैये ने काट खाया। उन्होंने लड़की की ओर यूं देखा जैसे उसके सिर पर सींग हो गए। कौन स्वामी आनंद? अंजलि ने उसे घूर कर पूछा। और तुम कौन हो? लड़की मुश्किल से 15-16 साल की थी। उसने भूरे रंग की टाइट जीन्स तथा काले रंग का स्लीवलेस टॉप पहन रखा था। उसके चेहरे से मासूमियत टपक रही थी। लेकिन उसकी दो चीज़ें संजीव व अंजलि को बुरी तरह कचोट रही थी। पहली चीज़ थी उसके मस्तक पर चंदन का टीका और दूसरे गले में मनकों की माला। लड़की अच्छी खासी मॉडर्न होते हुए भी आध्यात्मिक रंग में रंगी दिखाई दे रही थी। मैं माँ सोनिया हूँ, उसने बड़े प्रेम से जवाब दिया। स्वामी आनंद ने पता तो यहीं का दिया था, के ब्लॉक सेकंड विंग और फ्लैट नंबर 96A। कौन से स्वामी जी ने? स्वामी आनंद जी ने। लेकिन स्वामी आनंद है कौन? लड़की ने कोई जवाब देने के बजाय अपनी जीन्स की पॉकेट में अपना मोबाइल निकाला और उसकी गैलरी में से एक फ़ोटो निकाल कर दोनों को दिखाई। फोटो पर नज़र पड़ते ही जैसे करंट का तेज झटका दोनों को लगा। वह फोटो उनके बेटे आनंद की थी। फोटो में उनका बेटा भी माथे पर वैसे ही चंदन का तिलक लगाया था तथा गले में वैसे ही मनकों की माला पहने था। ये मेरा बेटा आनंद है, अंजलि तीखी आवाज़ में बोली। लेकिन ये स्वामी का मतलब क्या है? सुनकर लड़की हंसने लगी। दोनों को उसकी हंसी का मतलब समझ में नहीं आया। तुम हंस क्यों रही हो? फिर अंजलि ने पूछा। कुछ नहीं आंटी, लड़की हंसी रोक कर कहने लगी। दरअसल मुझे हंसली हंसी इसलिए आ गई थी क्योंकि आपका बेटा स्वामी है और आप स्वामी का मतलब ही नहीं जानती। क्या होता है स्वामी का मतलब? अपने बेटे से ही पूछ लीजिएगा। मुझे ज़रा जल्दी है, मैं चलती हूँ। आप उन्हें बता दीजिएगा कि माँ सोनिया आई थी निमंत्रण पत्र देने। कहकर लड़की ने बाईं कलाई पर टंगा अपना हैंडबैग उतारा तथा उसमें से एक निमंत्रण पत्र निकालकर अंजलि की ओर बढ़ा दिया। किस चीज़ का कार्ड है? अंजलि ने पूछा। आप खुद ही पढ़ लीजिए, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मुझे और भी लोगों को निमंत्रण पत्र बांटने हैं। अच्छा प्रणाम। कहकर लड़की ने सम्मानपूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़ दिए तथा जाने के लिए पलट गई। अरे सुनो सुनो, 1 मिनट। संजीव चीख पड़ा। प्लीज़ 1 मिनट रुको। लड़की रुक गई, पलट कर संजीव की ओर देखने लगी। बस इतना बताती जाओ, वह स्वामी कैसे हो और तुम माँ कैसे हो? संजीव जैसे गिड़गड़ाने लगा। प्लीज़ बताने से इनकार मत करना। लड़की मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे चलती हुई संजीव के बिल्कुल करीब आ गई। अंकल जी, वह कहने लगी, आप तो बेकार में परेशान हो रहे हैं। आंटी जी का भी यही हाल है। ज़रा आप लोग अपना चेहरा तो देखें। ऐसा लगता है जैसे आनंद जी ने स्वामी बनकर और मैंने माँ बनकर कोई गुनाह कर दिया। नहीं नहीं, संजीव हाथ उठाकर बोला। हम लोग परेशान नहीं हैं। हम लोग तो बस ये जानने को उत्सुक है कि स्वामी बनना क्या होता है और माँ बनना क्या होता है। ये सब बताने में तो कुछ टाइम लगेगा। यहाँ खड़े रहकर तो ये सब बताया नहीं जा सकता। तो अंदर आओ। संजीव ने फ्लैट की ओर इशारा किया। अंदर बैठकर आराम से बताओ। सॉरी अंकल, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं पहले ही काफ़ी लेट हो चुकी हूँ।
स्वामी जी स्कूल से आ जाएं तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा, वे आपको सब बता देंगे, डिटेल में बता देंगे। कहकर लड़की तेजी से पलटी तथा देखते ही देखते उनकी नज़रों से ओझल हो गई। संजीव व अंजलि फटी फटी नज़रों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये कार्ड कैसा है? संजीव ने पूछा। कोई जवाब देने की बजाय अंजलि ने कार्ड संजीव की ओर बढ़ा दिया, फिर पर्स से एक चाबी निकाली तथा कांपते हाथों से फ्लैट का दरवाज़ा खोलने लगी। संजीव ने कार्ड के बाहरी लिफाफे पर सरसरी नज़र डाली। वह एकदम कोरा था, केवल उस पर स्वामी आनंद लिखा हुआ था। उसने चौंक कर लिफाफा खोला तथा भीतर का कार्ड निकालकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह कार्ड पढ़ता गया उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, वह चीख पड़ा। ये सब क्या है? क्या है? अंजलि उससे भी तेज आवाज में चीख पड़ी। देखो, देखो, तुम खुद देखो। देखोगी तो दिमाग घूम जाएगा। अंजलि ने उसके हाथों से कार्ड झपट लिया। अगले ही पल वह कार्ड को तेजी से पढ़ती चली गई। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसे गहरे पानी में धक्का दे दिया हो। अपने फ्लैट में तेजी से यहाँ वहाँ चक्कर काटती घूम रही थी अंजलि। उसकी मुट्ठियाँ बिछी हुई थी तथा आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। रिलैक्स अंजलि, संजीव कहने लगा। तुम्हारे इस तरह चक्कर काटने से समस्या दूर नहीं हो जाएगी। याद करो प्रिंसिपल ने क्या कहा था। वह अभी बच्चा है, दिमाग का कच्चा है। हम समझाएंगे उसे, उसका दिमाग डाइवर्ट करेंगे। तुम बैठो ना आराम से। 4 बज गए, उसकी छुट्टी हो गई होगी, आता ही होगा। संजीव, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पागल मत बनो। अगर ऐसा रवैया अपनाओगे तो उस पर उल्टा असर पड़ सकता है। पहले हमें समझना होगा कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अंजलि दांत पीसने लगी। देखो, संजीव तनिक सख्त स्वर में बोला, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी। जो भी बात करनी होगी मैं खुद करूँगा, वह भी उसका मूड और वक्त देखकर। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर उसने सभी बातों को सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं अपनी वाली पर आ जाऊँगी। वह देगा हर बात का सही सही जवाब, हमेशा देता है। मत भूलो कि वो कोई बिगड़ा लड़का नहीं है, बहुत सम्मान करता है हमारा। जब वह आए तो उससे बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर करना, तुम्हें मेरी कसम है। अंजलि की गर्दन सहमति में हिली। अगले ही पल वह स्वयं को सामान्य करने की कोशिश करने लगी। स्कूल से आकर आनंद अपने ज़रूरी काम निपटाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ अपने माता पिता के पास पहुंचा और उन्हें बारी बारी से देखते हुए बोला, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? संजीव सोफे पर थोड़ा सा एक तरफ सरक गया कि उसके और अंजलि के बीच आनंद के बैठने की जगह बन गई। आनंद उन दोनों के बीच जा बैठा। पूछिए, फिर वह बड़े आराम से बोला। आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं खुलकर पूछिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। दोनों ने चौंक कर आनंद की ओर देखा। उन्हें आनंद से ऐसे व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम्हें किसने कहा कि हम तुमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? संजीव ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। जवाब में अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराकर लड़के ने आत्मविश्वास से भरे एक युवक की भांति कहा, आप दोनों मेरे विद्यालय जाकर आए हैं, प्राचार्य महोदय से मिलकर आए। माँ सोनिया आपसे मिलकर गई हैं। वह कार्ड भी आपने पढ़ ही लिया होगा। बहुत से प्रश्न आपके दिमाग में उमड़ रहे होंगे। ओह, तो तुम्हें सब पता है? अंजलि चौंक कर बोली। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। स्कूल में होने वाली सभी गतिविधियों का प्रायः मुझे पता चल जाता है। यहाँ तक माँ सोनिया की बात है, उन्होंने सब मुझे दूरभाष से बता दिया था। तो फिर पूछ कह रहा है, दे सभी सवालों के जवाब। माँ, आप क्रोध क्यों कर रही हैं? तू मुझे ये माँ, माता, माता जी वगैरह वगैरह कहकर मत पुकारा कर। तेरी ये गुण भाषा मेरी समझ में नहीं आती। मुझे मम्मी बोल या मॉम बोल, जो आ गया। लड़के ने सिर झुका दिया। शुरू हो जा। अंजलि जैसे फट सी पड़ी। बिना रुके सब कुछ बता डाल, अगर कहीं भी रुका ना तो तेरी खाल खींच लूँगी। अंजलि, संजीत तीखे स्वर में बोला, ये कौन सा तरीका है बेटे से बात करने का? वह इतनी इज्जत से बात कर रहा हो, तुम उसे फटकारे जा रही हो? वह बता तो रहा है सब कुछ। आप शांत रहें पिताश्री। हर माता का अपने पुत्र को डांटने फटकारने का अधिकार होता है। तू ये पिताश्री विताश्री बोलना बंद कर, सीधा सीधा पापा, डैडी या डैड बोल। मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिला। जी, जैसा आप कहें। अब कितने घंटे लगाएगा सब बताने में? अंजलि, संजीव ने फिर प्रतिरोध किया। बच्चा कहीं भागा नहीं जा रहा, स्कूल से आया, उसे खाना तो खा लेने दो। खाना नहीं, आज ये मुझसे जूते खाएगा। अंजलि प्लीज़ शांत रहो। संजीव, मैं शांत नहीं रह सकती। मेरा दिल कर रहा है इसका टेटुआ दबा डालूं। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। इसे भी कुछ बोलने दोगी? ये कहाँ बोल रहा है, कहाँ कुछ बता रहा है? बैठा बैठा शुद्ध हिंदी में भूमिका बांध रहा है बस। तुम बोलने दोगी तभी तो बोलेगा। अंजलि ने कहर भरी नज़रों से आनंद को घूरा, फिर अपने होंठ भींच लिए। संजीव ने बड़े प्यार से आनंद के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटे तुम पहले खाना खा लो, फिर आराम से बात करेंगे। तुम्हारी मम्मी तो वैसे ही परेशान हो रही है। अंजलि ने फिर कोई सख्त बात कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन ऐन वक्त पर संजीव के मोबाइल की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर कोई अनजाना नंबर स्पार्क कर रहा था। संजीव ने मोबाइल ऑन करके कान से सटाया। मिस्टर संजीव ठकराल, दूसरी ओर से पूछा गया। स्पीकिंग। सर बधाई हो, आपके बेटे ने जो कॉन्सेप्ट पेश किया है वह आज तक कोई नहीं कर पाया।
कैसा कॉन्सेप्ट? अरे साहब, आज तक किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि वह बाबा बनना चाहता है, आश्रम वाला बाबा बनना चाहता है। ऐसा पहली बार हो रहा है। शायद पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा है कि कोई बच्चा छाती ठोक कर कह रहा है कि वह बड़ा होकर बहुत बड़ा बाबा बनना चाहता है, आश्रम वाला वाला बाबा बनना चाहता है, अध्यात्म के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, अध्यात्म का बिजनेस चाहता है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं अमेजिंग इंडिया चैनल का एडिटर बोल रहा हूँ। हमने एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया आपके बेटे का। यही बताने के लिए फ़ोन किया है कि अब से ठीक 5 मिनट बाद आप वह इंटरव्यू हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्या? हमारा चैनल इंटरनेशनल है साहब। आपके बेटे की न्यूज़ हमने दूसरी भाषाओं में भी अनुवादित कर ली है। पूरी दुनिया में ये खबर जाएगी। लेकिन ये हमारी ड्यूटी है ठकराल साहब। प्लीज़ थैंक यू जैसा कुछ मत बोलिएगा। अभी 5 मिनट बाद पूरी दुनिया आपके बेटे को जानेगी, पहचानेगी और मानेगी। क्या कॉन्सेप्ट पेश किया उसने! जानकर मज़ा आ गया साहब। आप भी देखिएगा हमने इस न्यूज़ पर कितनी मेहनत की है। ओह माय गॉड! संजीव ने माथा पीट लिया। सर, हम आपका और आपकी मिसेज़ का भी इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आखिर दुनिया को पता तो चलना चाहिए कि आपने अपने बेटे को कितने उच्च संस्कार दिए हैं कि वह बचपन से ही अध्यात्म की दुनिया की तरफ मुड़ गया। आप और मैडम कब फ्री रहते हैं सर? मैं खुद आऊँगा आपका इंटरव्यू करने। संजीव ने मोबाइल को ऑफ कर दिया, फिर माथा पकड़कर बैठ गया। क्या हुआ? अंजलि ने बेचैन होकर पूछा। संजीव ने बताया। सुनकर अंजलि के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान! वह रोज ही पड़ी। अब क्या करें? मेरा साक्षात्कार देखिए, आनंद उत्साहित स्वर में बोला। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। फिर एक ही झटके से अपनी सीट से उछला आनंद और टीवी की ओर भागा। इससे पहले कि संजीव या अंजलि में से कोई कुछ बोलता, उसने टीवी ऑन कर दिया तथा रिमोट से अमेजिंग इंडिया चैनल भी लगा दिया। पति पत्नी को समझ में न आए कि क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें। वे फटी फटी आंखों से चैनल की ओर देखने लगे, जहां बार बार अलग अलग एंगल से आनंद की तस्वीरें दिखाई जा रही थीं तथा उसकी शान में बढ़िया बढ़िया कसीदे पढ़े जा रहे थे। अगला दृश्य। प्रिय दर्शकों, टीवी पर रिपोर्टर चीख चीख कर कह रहा था। जब किसी बच्चे से पूछा जाता है कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है तो वह कुछ गिने चुने जवाब देता है। वह या तो डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, नेता या बिजनेसमैन वगैरह वगैरह। लेकिन साहब, इस बच्चे का जवाब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और दिमाग चकरा जाएगा। इस बच्चे ने ऐसा जवाब दिया है जो कोई सपने में भी सोच तक नहीं सकता। साहिबान, ये बच्चा बड़ा होकर बाबा बनना चाहता है, आश्रम वाला बाबा बनना चाहता है, अध्यात्म के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, इस क्षेत्र को बिजनेस बनाना चाहता है। इस बच्चे का मानना है कि आज की दुनिया में बाबा बनने से अच्छा करियर और कोई नहीं। इसमें जो इज्जत, पैसा और शोहरत मिल सकती है वह और किसी भी क्षेत्र में नहीं मिल सकती। यह बच्चा अपना बहुत बड़ा आश्रम खोलना चाहता है तथा इसमें अध्यात्म का व्यापार करके अरबपति बनना चाहता है। कोई सोच भी नहीं सकता साहिबान कि एक 14 साल के बच्चे की ऐसी सोच हो सकती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बच्चे ने यह कहा हो कि वह बड़ा होकर बाबा बनना चाहता है। इतना ही नहीं, ये बच्चा किसी ऐसे विश्वविद्यालय की खोज में है जिसमें बाबा बनने की विधिवत ट्रेनिंग मिलती हो। आखिर क्या कहेंगे आप? आखिर क्या सोचेंगे आप इस बच्चे के बारे में? तो फिर लीजिए साहिबान, हम आपके सब्र का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहते। आपको बिना किसी देरी के रूबरू करवा रहे हैं आनंद ठकराल से, जो दिल्ली के जाने माने कॉन्वेंट स्कूल करियर प्लेनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र है। अगले ही क्षण आनंद टीवी स्टूडियो में एक सोफे पर बैठा दिखाई देने लगा। मिस्टर आनंद ठकराल, रिपोर्टर इस बार बड़े ही सौम्य स्वर में बोला, अपने स्टूडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद श्रीमान जी। आनंद ने हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाया। हमें पता चला है कि आप बड़े होकर बाबा बनना चाहते हैं, आश्रम वाले बाबा बनना चाहते हैं। जी हाँ, ये सत्य है। अपने भविष्य के लिए मैंने यही क्षेत्र चुना है। इसकी कोई खास वजह? अपनी अपनी पसंद है महोदय। मुझे यही क्षेत्र पसंद आया। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको यही क्षेत्र क्यों पसंद आया। क्योंकि इस क्षेत्र में सम्मान है, पैसा है, चकाचौंध है, देश विदेश जाने का अवसर है, अपनी विचारधारा को संसार तक पहुंचाने का माध्यम है। आप क्या समझते हैं, आप इस क्षेत्र में सफल हो सकेंगे? अपना करियर बनाने के लिए हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में पूरा पूरा प्रयत्न करता है। मैं भी करूंगा श्रीमान। सफलता या असफलता तो भाग्य से मिलती है। जो भी ईश्वर देगा मैं स्वीकार करूंगा। क्या आप अध्यात्म के लिए पढ़ाई छोड़ दोगे? कदापि नहीं। मैं अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करूंगा। अपने देश में ही नहीं, विदेश में भी जाकर शिक्षा प्राप्त करूंगा। मैं अल्प विद्या या अल्प ज्ञान लेकर इस क्षेत्र में नहीं उतरूंगा महोदय। लेकिन इस क्षेत्र में सफल होने के लिए आप कौन कौन से रास्ते अपनाएंगे? जितने भी रास्ते मैं अपनाऊंगा वे सभी उचित होंगे। अनुचित रास्ते मैं कदापि नहीं अपनाऊंगा। क्या आपके मम्मी पापा आपके इस कदम से सहमत होंगे? क्यों नहीं होंगे? मैं किसी गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहा। अपने माता पिता के नाम पर, समाज के नाम पर या देश के नाम पर कलंक लगाने तो नहीं जा रहा। फिर भी आनंद, कोई माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा साधु महात्मा बने। आप सही कह रहे हैं। साधु महात्माओं के चरणों में सारी दुनिया झुकती है, उन्हें ईश्वर के समान मानती है। फिर भी सच्चाई यही है कि अपनी संतान को कोई साधु महात्मा नहीं बनाना चाहता।
इस बात से तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। बात आपके माता पिता की हो रही थी। क्या वे चाहेंगे कि उनका पुत्र एक साधु महात्मा बने? इस संबंध में मेरी उनसे अभी वार्ता नहीं हुई है। अगर वे इसकी इजाज़त ना दें तो फिर आप क्या करेंगे? माता पिता मेरे लिए सर्वोपरि हैं। मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध कतई नहीं जा सकता। मेरे लिए वे ईश्वर के समान है। यानी अगर वे मना करेंगे तो आप अपना इरादा बदल देंगे? महोदय, स्कूल में मुझसे केवल एक प्रश्न पूछा गया था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। मैंने केवल इसका उत्तर दिया था। मैंने अपनी इच्छा या रुचि बताई थी। ये कभी नहीं कहा कि मैं ऐसा करके ही मानूंगा, बाबा बनकर ही रहूंगा। माता पिता की आज्ञा का मेरे जीवन में सर्वोच्च स्थान है। जब तक वे स्वीकार नहीं करेंगे मैं इस क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। यानी आपका इस क्षेत्र में जाना तय नहीं है? इस संसार में किसी के लिए कुछ भी तय नहीं होता श्रीमान जी। मन में प्रबल इच्छा हो तो उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति अपना पूरा जोर लगाता है। मैं भी लगाऊंगा। अपने माता पिताजी को इसके लिए मनाने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर ना माने तो? इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ। रिपोर्टर मुस्कुराया, फिर आनंद से हाथ मिलाकर उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहने लगा, तो साहिबान, ये थे ये थे आनंद ठकराल, जो एक आश्रम वाला बाबा बनना चाहते हैं, जो माता पिता की खुशी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने को तैयार है। हम बधाई देना चाहते हैं आनंद ठकराल के माताजी और पिताजी को, जिन्होंने अपने बच्चे में उच्च संस्कार, अध्यात्म और आगे बढ़ने के संकल्प कूट कूट कर भरे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि आनंद के माता पिता से भी दर्शकों की मुलाकात करवाएं और ये जानने का प्रयास करें कि आखिर वे अपने बेटे की आश्रम वाला बाबा बनने की इच्छा को लेकर क्या सोचते हैं। वे आनंद को आश्रम वाला बाबा बनने की इजाज़त देंगे या नहीं। बहरहाल अब वक्त तो चला है खबरों का। अब लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार। और इसके साथ ही रिपोर्टर के साथ साथ आनंद भी स्क्रीन से गायब हो गया। आनंद ने टीवी बंद कर दिया तथा अपने माता पिता की ओर देखने लगा। उसने देखा कि अंजलि के चेहरे से गुस्सा गायब हो चुका था। वहीं संजीव भी शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे सवाल थे जिनका जवाब वे आनंद से चाहते थे। उन्होंने आनंद को अपने पास बुलाया। देखो, इस बार अंजलि बहुत ही कोमल स्वर में बोली, हम लोग पहले खाना खाएंगे, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, क्यों संजीव? संजीव की गर्दन सहमति में हिली। अंजलि अपने स्थान से उठी तथा रसोई घर की ओर बढ़ गई, लेकिन वह अभी मुश्किल से टेबल पर खाना लगा ही पाई थी कि एकाएक जोरों से डोल बेल बजने लगी। मैं देखता हूँ, कहकर आनंद ने सोफे से जंप लगाई तथा दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया। अगले ही पल कुछ लोग आंधी तूफान की तरह भीतर घुस आए। अरे अरे, कौन है आप लोग? संजीव चिल्लाया। ये कौन सा तरीका किसी का घर में घुसने का? अगला दृश्य। वे संख्या में लगभग 1 दर्जन लोग थे। देखने में वे सभी किसी कॉलेज के विद्यार्थी लगते थे तथा उनमें 4-5 लड़कियां भी शामिल थीं। सभी ने आधुनिक वेशभूषा पहन रखी थी, लेकिन सभी के माथे पर चंदन के तिलक व गले में मनकों की माला थी। ठीक वैसी माला और तिलक जैसा अपने आपको माँ सोनिया बताने वाली लड़की धारण की हुई थी। साफ लग रहा था कि वे सभी उसी ग्रुप के लोग थे जिसके आनंद और सोनिया थी। जैसे ही संजीव ने उन्हें फटकार लगाई, वे सभी शांत हो गए तथा इस तरह भीतर घुसने के लिए खेद व्यक्त करने लगे। कौन हो तुम लोग? अंजलि चिल्लाई। और ये गुंडे मवालियों की तरह भीतर घुसाने का मतलब? प्लीज़ आंटी, उनमें से एक लड़की कहने लगी। हमसे गलती हो गई, आप गुस्सा न करें। हम लोग अभी यहाँ से चले जाएंगे। हम तो सिर्फ स्वामी जी को कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे। स्वामी जी? कौन स्वामी जी? उस लड़की ने आनंद की ओर इशारा किया। आंटी जी, तभी एक लड़का कहने लगा, हमने अभी अभी टीवी पर स्वामी जी का इंटरव्यू देखा है। गजब कर दिया स्वामी जी ने तो। क्या बढ़िया इंटरव्यू दिया है। आप इजाज़त दें तो हम इन्हें बधाई देकर यहाँ से चले जाएं। लेकिन तुम लोग हो कौन? हम सभी रियल स्पिरिचु हम सभी रियल स्पिरिचुअलिटी ग्रुप के सदस्य हैं। स्वामी जी भी हमारे ग्रुप के सदस्य हैं। क्या स्वामी जी ने इस ग्रुप के बारे में आपको कुछ नहीं बताया? नहीं। वे सभी आश्चर्य से आनंद की ओर देखने लगे। ये तो आपने ठीक नहीं किया स्वामी जी, एक अन्य लड़की नाराज़गी भरे स्वर में कहने लगी। हमने तो अपने मम्मी पापा को अपने ग्रुप के बारे में सब कुछ बता दिया। वे तो बहुत खुश हैं। आप भी प्लीज़ जल्दी से जल्दी बता दो, इन्हें भी बहुत खुशी मिलेगी। मुझे तो तुम लोग ही बता दो, अंजलि कहने लगी। तुम्हारा यह स्वामी तो तब बताएगा। नहीं आंटी, हमारे ग्रुप का नियम है, स्वामी या माँ जो भी हो अपनी फैमिली को खुद बताते हैं। इसके बाद उन सभी लड़के लड़कियों ने एक एक करके आनंद को सफल इंटरव्यू के लिए बधाई दी, फिर वहाँ से जाने लगे। रुको, तभी संजीव बोला, तुम लोग जो भी हो हमारे मेहमान हो, बैठो कुछ खा पी कर जाओ। सॉरी अंकल, उस लड़की ने जवाब दिया। हम किसी के घर में कुछ खाते पीते नहीं है, यह भी हमारे ग्रुप का नियम है। हम लोग किसी को कुछ देने के लिए बने, लेने के लिए नहीं। लेकिन तुम लोग हमारे बच्चों जैसे हो। जी हाँ अंकल, हम आपके बच्चों जैसे ही हैं, लेकिन हम ऐसे बच्चे बनना चाहते हैं जो बड़ों को ज़रा भी कष्ट ना दें, सिर्फ उन्हें सुख दें। आपको कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो बिना किसी हिचक के आदेश दीजिएगा, हम आपकी सेवा के लिए तुरंत हाजिर हो जाएंगे। अब आज्ञा दें। और माफ़ी भी, एक अन्य लड़का कहने लगा, जो हमने गलत ढंग से आपके घर में प्रवेश किया और आपको परेशान किया। दरअसल हम लोग स्वामी जी के इंटरव्यू की खुशी में कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गए थे। कोई बात नहीं, संजीव धीरे से बोला।
सभी ने मुस्कुराकर आनंद की ओर देखा और जितनी तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से वहां से चले भी गए। अंजलि ने आनंद को घूरा और धीरे से गुर्राई, स्वामी के बच्चे, जा जाकर दरवाज़ा बंद कर। अब अगर खाना खाने से पहले कोई और आया तो मैं उसका और तेरा दोनों का हुलिया बिगाड़ दूंगी। आनंद ने मासूमियत से पल के झपकाते हुए अपनी माँ की ओर देखा। कहने लगा, आप दोनों भोजन कर लीजिए, तब तक मैं द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठकर खाना खा। अभी तो मैंने तुझसे उस कार्ड के बारे में पूछना है, ये स्वामी और माताओं के बारे में पूछना है, इस ग्रुप के बारे में पूछना है। आप आज्ञा तय तो भोजन से पूर्व ही सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूँ। ज़्यादा नाटक मत कर, चुपचाप चलकर खाना खा। जो आज्ञा, कहकर आनंद ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। फिर चलता हुआ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया, जहाँ संजीव खाना परोस रहा था। लेकिन उन तीनों में से कोई नहीं जानता था कि वह दिन कितना भारी था, रात होने से पहले और क्या क्या होना बाकी था। अगला दृश्य। ये गनीमत ही रही कि भोजन के दौरान किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया। तीनों ने बिना कोई बातचीत किए चुपचाप शांतिपूर्वक भोजन किया। इसके बाद किसी संस्कारी बालक की तरह आनंद ने हमेशा की तरह सभी झूठे बर्तन रसोई घर के सिंक में पहुंचा दिए तथा टेबल को सलीके से साफ भी कर दिया। इसके बाद बातचीत का सिलसिला आनंद ने ही शुरू किया। उसने किसी सदे हुए वक्ता की तरह बोलना शुरू किया तो बोलता ही चला गया। सबसे पहले तो मैं विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि मैं बाबा बनना चाहता हूँ। उसने कहा, आश्रम वाला बाबा बनना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बात को लेकर मन में कोई ज़िद पाले बैठा हूँ। मैं भी बच्चा हूँ। ज्यों ज्यों बड़ा हूँगा मेरी रुचि बदल भी सकती है। और फिर ये तो तय है कि मैं आपकी इच्छाओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि होगा। उसे पूरा करने के लिए मैं अपनी हर इच्छा का त्याग कर सकता हूँ। तो फिर, अंजलि कुड़कर बोली, सबसे पहले तो अपनी ये शुद्ध भाषा बोलना बंद कर। अगर तुझे हमारी ज़रा भी परवाह है तो वह भाषा बोल जो दूसरे बच्चे बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा। तू समझ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? ओके मॉम। आनंद स्वर बदल कर कहने लगा, मैं ये कह रहा था कि आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैं आपके खिलाफ जाने की सोच तक नहीं सकता। तो फिर कान खोलकर सुन ले। अंजलि यूं बोली जैसे कोई जज फैसला सुना रहा। तो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आज के बाद तुझे कोई स्वामी कहे और ये बाबा बनने का सपना दिल से निकाल दे। तुझे कोई बाबा वाबा नहीं बनना, ओके? ओके मॉम। अब ये बता कि स्वामी क्या होता है, माँ क्या होती है, ये रियल स्पिरिचुअलिटी ग्रुप क्या है और उस कार्ड का क्या किस्सा है? सबसे पहले आप रियल स्पिरिचुअलिटी, इंग्लिश में पढ़ना आसान होता है, ग्रुप के बारे में जान लीजिए। ये कुछ यंग लोगों का ग्रुप है जो फेसबुक पर चलाया जाता है। जो भी लड़का इस ग्रुप का सदस्य बनता है उसे स्वामी जी, और जो लड़की इस ग्रुप की सदस्य बनती है उसे माँ कहा जाता है। पहचान के तौर पर ये सदस्य अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं तथा गले में एक खास किस्म के मनकों की माला पहनते हैं। तू कब बना इस ग्रुप का सदस्य और किससे पूछकर बना? अभी तक हमें क्यों नहीं बताया इस बारे में? मैं थोड़े दिन पहले ही सदस्य बना हूँ ममा, आपको बता ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, अब बता डाल, किस लिए चलाया गया ये ग्रुप, इसका पर्पज़ क्या है? कोई जवाब देने के बजाय लड़के के चेहरे पर सोचपूर्ण विचार उभरे। वह क्षण भर के लिए गंभीर हो गया। फिर यूं बोला जैसे मजबूरी में बोलना पड़ रहा हो, ममा, आज की युवा पीढ़ी वाकई रास्ता भटक रही है, बहुत ही स्वार्थी होती जा रही है। उसका परिवार के लोगों की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं है, केवल यारों दोस्तों तक सिमट कर रह गई है। आजकल के ज़्यादातर युवा नेट पर पॉर्न साइट्स देखते हैं, सोशल नेटवर्किंग में अपना सारा टाइम खराब करते हैं। उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, सेहत की ओर ध्यान नहीं है, सामाजिक रिश्तों, यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा तक से बात करने का टाइम नहीं है उनके पास। तो तू सुधार लेगा उन्हें, या तेरे उस ग्रुप वाले उन्हें सुधार लेंगे? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं मम्मा, और ना सही खुद को बिगाड़ने से तो रोक ही सकते हैं। खुद को तो सही रास्ते पर चला ही सकते हैं। कैसे? वो कैसे? हमारे ग्रुप के कुछ रूल्स हैं मम्मा, जिन्हें हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। जैसे हम जैसे हमें सुबह जल्दी उठना होता है, योगा और एक्सरसाइज करनी होती है, कुछ टाइम के लिए एकांत में गॉड की प्रेयर करनी होती है, अपने मम्मी पापा की, अपने टीचर्स की, अपने रिश्तेदारों की रिगार्ड करनी होती है, छोटों से बहुत प्यार से बोलना होता है, कभी किसी को गाली नहीं देनी होती या गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना होता, हमेशा दूसरों की मदद करनी होती है, सभी को मिलजुल कर प्यार से रहना होता है और कभी किसी को भला बुरा नहीं कहना होता। अगर कभी किसी के मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो बुरा नहीं मानना होता और उसे प्यार से समझाना होता है। इस तरह के और भी बहुत से रूल्स हैं। मम्मा, मुझे ये सभी रूल्स अच्छे लगे तो मैंने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अगर आप कहेंगी तो छोड़ दूंगा। अंजलि आंखें फाड़ फाड़ कर बेटे की ओर देखने लगी। मन में क्षण भर के लिए आए कि बेटा तो बहुत अच्छी लाइन पर चल रहा था, आखिर वे उसे किस लिए रोक रही थी और भला बुरा कह रही थी। देखो बेटे, तभी संजीव ने बातचीत का सूत्र संभाला, तुम्हारा ग्रुप बहुत अच्छा है, मैं डिटेल से इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी मम्मी भी चाहती है कि तुम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनो। नेक और अच्छा इंसान तो ठीक है, तभी अंजलि भड़क कर बोली, लेकिन बाबा नहीं, आश्रम वाला बाबा तो बिल्कुल भी नहीं। अंजलि, तुम बेकार में बच्चे पर नाराज़ हो रही हो। इसने अभी तक हमारी मर्ज़ी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, उल्टा ये तो अच्छाई अपनाने की कोशिश कर रहा है।
तुमने नोट नहीं किया, ये हमसे बहुत पहले उठ जाता है और रात को जल्दी सो जाता है। हमारी कही हुई कोई भी बात टालता नहीं है। अपने सभी काम अच्छे से करता है। और सबसे बड़ी बात, अपनी क्लास में हमेशा टॉप करता है। हाँ वो तो है। तुम नहीं चाहती कि ये बाबा बने तो नहीं बनेगा। इसने कहा तो है। और भला तुम क्या चाहती हो? कुछ नहीं चाहती, लेकिन ज़रा कार्ड के बारे में तो पूछो। पूछने की क्या ज़रूरत है मामा? मैं खुद ही सब कुछ बताने जा रहा हूँ, आप मुझे मौका तो दीजिए। दिया मौका, अब जल्दी से बता डाल। वह कार्ड कहाँ है? अंजलि ने फौरन वह कार्ड लाकर दिया। लड़के ने कार्ड को उलट पलट कर देखा। कार्ड कुछ यूं छपा हुआ था। रियल स्पिरिचुअलिटी ग्रुप, नई दिल्ली द्वारा आयोजित मस्ती उत्सव। मस्ती उत्सव का आयोजन इस बार 29 मई 2018 को हमेशा की तरह प्राइवेट क्लब में होगा। इस उत्सव में केवल ग्रुप के स्वामी व माँ ही भाग ले सकेंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सभी उत्सवों की कार्रवाई हमेशा गोपनीय रहती है, इसलिए इसके बारे में किसी भी बाहरी व्यक्ति को मत बताएं। एंट्री समय सुबह ठीक 10 बजे रहेगा। 10:15 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा तथा फिर किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सभी समय पर अवश्य पहुंचे। कृपया मस्ती उत्सव के लिए उचित वेशभूषा में ही आए, क्योंकि ड्रेस कोड हम सबसे ज़रूरी समझते हैं। विनीत, स्वामी चेतन व माँ सोनिया। हमारा ग्रुप, आनंद कहने लगा, इस तरह के प्रोग्राम करता रहता है जिसमें हम सभी ग्रुप के सदस्य भाग लेते हैं। आपको इसमें गलत क्या लग रहा है? मुझे तो सारा का सारा ही गलत लग रहा है। अंजलि बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगी, अगर ये कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम है तो गोपनीय क्यों? इसमें केवल स्वामी और माओ को ही आने की क्यों परमिशन है? दूसरे लोग क्यों नहीं आ सकते? इसमें डिस्टरबेंस होता है मामा। हम जो करते हैं उसमें बेकार का विघ्न पड़ता है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम लोग ऐसा करते क्या हो जिसमें विघ्न बर्दाश्त नहीं होता। योगा के कुछ नए अभ्यास सीखते हैं मामा। कंस्ट्रक्शन सीखते हैं। कंसंट्रेशन सीखते हैं, ताकि मन भटके नहीं। अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को अपने अनुभव बताते हैं। ग्रुप अपने कामों को और किस बेहतर तरीके से करता है कर सकता है, इस पर डिस्कशन करते हैं। मुझे विश्वास नहीं। नो प्रॉब्लम मम्मा, मैं ये ग्रुप छोड़ देता हूँ। अगर आप नहीं चाहती कि मैं स्वस्थ रहूँ, योगा और दूसरे अभ्यास करूँ, बुरी आदतों से दूर रहूँ, जीवन में अच्छी आदतें अपनाऊँ, तो मैं छोड़ देता हूँ इस ग्रुप को। बिल्कुल नहीं, संजीव ने प्रतिरोध किया। अगर तुम्हारा ग्रुप सही रास्ते पर चल रहा है तो इसे बिल्कुल मत छोड़ना। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ग्रुप सही रास्ते पर चल रहा है या नहीं? अंजलि फिर भड़क गई। कैसे पता चलेगा कि ये युवा हो रहे बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं ले जा रहा, उन्हें गलत बातें नहीं सिखा रहा? अंजलि, तुम बेकार में गुस्सा कर रही हो। पहले साबित करो कि आनंद गलत रास्ते पर चल रहा है, फिर उसे ग्रुप छोड़ने के लिए कहना। संजीव, ये बाबा बनना चाहता है, आश्रम वाला बाबा बनना चाहता है। और कौन से गलत रास्ते पर चलाना चाहते हो तुम इसे? तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? तुम मुझे ये बताओ कि क्या इसने कभी हम लोगों को ये बताया कि ये बाबा बनना चाहता है? नहीं। तो स्कूल के प्रिंसिपल को क्यों बताया? स्कूल में ढिंढोरा क्यों पीटा? इतना ही नहीं, इसने उस न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू तक दे दिया, वह भी बिना हमसे पूछे। आखिर ये सब क्या है? संजीव ने प्रश्नवाचक निगाहों से आनंद की ओर देखा। मैंने प्रिंसिपल साहब को इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था। आनंद ने बड़े आराम से जवाब दिया। आपने कभी पूछा ही नहीं। पूछा होता तो मैं आपको भी बताता ना। इस बात का प्रचार इसलिए हो गया क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने पूरी क्लास में मुझसे पूछा। ये बात न्यूज़ चैनल तक कैसे पहुंची मुझे नहीं पता, लेकिन जब न्यूज़ चैनल वाले स्कूल में आए और प्रिंसिपल से मेरे इंटरव्यू की इजाज़त मांगी तो उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया। मैंने हामी भर दी तो चैनल वाले मुझे स्कूल से 1 घंटे के लिए ले गए और वापस छोड़ गए। देखा संजीव, देखा? अंजलि चीख सी पड़ी। कितना चालाक, मक्कर और शातिर हो गया ये लड़का। तुम इसे सीधा साधा या भोला भाला समझने की गलती ना करो। और इस बार सोच में पड़ गया संजीव। उसकी समझ में ना आया कि लड़के को सही समझे या गलत। दूसरी ओर अंजलि ने आनंद के हाथ से वह कार्ड खींचकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तू नहीं जाएगा किसी उत्सव में। साथ ही वह चेतावनी भरे स्वर में बोली, नहीं लगाएगा माथे पर चंदन का तिलक, नहीं पहनेगा मनकों वाली माला। खबरदार जो आज के बाद कोई स्वामी या माँ तेरे नज़दीक भी फटकी तो सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ, वरना टेटो दबा दूंगी तेरा। प्लीज़ मॉम, गुस्सा मत करो। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हम डिसाइड करेंगे कि तुझे क्या बनना और क्या नहीं। जी। अब जा अपने कमरे में। आनंद उठा। उसने विनम्रता से सिर झुकाकर अपने माता पिता का अभिवादन किया और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। इतनी सख्ती मत करो उस पर, बच्चा है, प्यार से समझाओ। उसके जाने के बाद संजीव धीरे से बोला, मान जाएगा। उसे बच्चा समझने की गलती मत करो। अचानक बहुत बड़ा हो गया वह। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो बच्चा बाबा बनने के ख्वाब देख रहा है, आश्रम वाला बाबा बनने के ख्वाब देख रहा है, सरेआम इस बात का ढिंढोरा भी पीट रहा है और टीवी पर इंटरव्यू भी दे रहा है, वह तुम्हें बच्चा किस तरह लगता है? तुम कुछ भी कहो, है तो वो बच्चा ही। मुझे तो स्कूल के प्रिंसिपल में भी गड़बड़ लग रही है। एक बच्चा ये कह रहा है कि वह बाबा बनना चाहता है, तो इसे इतना तूल देने की क्या ज़रूरत थी? टीवी वालों को बताने की क्या ज़रूरत थी? टीवी वालों का प्रिंसिपल भला क्यों बताएगा? तो और कौन बताएगा? मैं तो कहती हूँ कि उसने ही टीवी वालों को बताया और आनंद का इंटरव्यू भी करवाया। ये बात तुम कैसे कह सकती हो? तो फिर उसने इंटरव्यू के लिए आनंद को स्कूल से 1 घंटे की छुट्टी क्यों दी? वह मना भी तो कर सकता था।
क्या प्रिंसिपल की इजाज़त के बिना वह स्कूल से बाहर जा सकता था? बात तो तुम्हारी ठीक लगती है, लेकिन इससे प्रिंसिपल का भला क्या फ़ायदा? कुछ तो फ़ायदा हो गई, और कुछ नहीं तो इसके स्कूल का अच्छा खासा प्रचार तो हो ही गया। स्कूल का प्रचार करने की ज़रूरत ही क्या है? स्कूल तो पहले से ही काफ़ी पॉपुलर है। सभी वीआईपी या वीवीआईपी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में। एडमिशन की यहाँ हर साल मारामारी रहती है। बिना भारी भरकम डोनेशन दिया कहाँ मिलता है इस स्कूल में एडमिशन? तो फिर प्रिंसिपल का उस न्यूज़ चैनल वालों से कोई निजी स्वार्थ होगा। संजीव, आनंद का इंटरव्यू 100% प्रिंसिपल की मर्जी से हुआ है। इस बात में तुम्हें ज़रा भी शक नहीं होना चाहिए। अब छोड़ो भी इस बात को, यहीं ख़त्म भी कर दो। ख़त्म? तुम इस बात को ख़त्म कर देने को कह रहे हो? तुम क्या सोचते हो मैं बात ख़त्म हूँ? मैंने बात ख़त्म की तो ख़त्म हो गई? मतलब? संजीव, अभी तो लोगों ने आनंद का इंटरव्यू देखा भर है। इसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है सोचा है? क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं कि न्यूज़ चैनल के संपादक ने हमारा भी इंटरव्यू लेने के लिए टाइम मांगा था? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। मुझे नहीं लगता संजीव की बात इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अभी तो तुम्हारे बेटे का फुल हीरो बनना बाकी है। अभी तो उसका और नाम चमकना बाकी है। एक बात कहूँ, एक बात और कहूँ तुमसे? हाँ कहो। ज़रूरी नहीं कि इस लड़के के सारे कारनामे हमारे सामने आ चुके हों। क्या पता बहुत से ऐसे कारनामे हो जो बाद में सामने आए। तुम मुझे डरा रही हो? नहीं, आगाह कर रही हूँ। अंजलि, अब जो होना है होगा। ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना ही तुम। ये तुमसे किसने कहा? क्या किसने कहा? कि मैं कुछ नहीं कर सकती? क्या कर सकती हो? अंजलि ने पास पड़ा अपना मोबाइल उठाया, तेजी से एक नंबर मिलाया। संपर्क स्थापित होने के बाद वह लगभग 5 मिनट तक बातें करती रही। ज़्यादातर बातें आनंद व उसके बाबा बनने की इच्छा को लेकर ही थी। सुनो, अंत में वो बोली, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। इस लड़के के बारे में मुझे तुमसे बढ़िया सलाह और कोई नहीं दे सकता। फिर मोबाइल को यथास्थान रख दिया उसने। संजीव ने नोट किया कि उसके चेहरे पर उस वक्त विजयी मुस्कान थी, जैसे कोई मोर्चा फतेह कर लिया था उसने। किसे बुलाया तुमने? संजीव ने हिचकिचाते हुए पूछा। आकाश को, जवाब मिला। आकाश? कौन आकाश? अंजलि ने बताया। सुनते ही संजीव यूं उछला जैसे बिच्छू ने काट खाया। वह फटी फटी आंखों से अंजलि की ओर देखने लगा, और इसी घर के एक कमरे में मौजूद एक जोड़ी आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई थी, और होंठ एक दूसरे से अलग होकर मुस्कुरा दिए थे। अगला दृश्य। अपनी खूबसूरती व रखरखाव से फिल्म अभिनेताओं को भी मात देता हुआ यह नौजवान अपनी काले रंग की शेवर्ले एवियो पर सवार होकर शेख सराय पहुंचा। उसने शानदार सिल्वर कलर का सूट पहन रखा था तथा मैचिंग टाई लगा रखी थी। गोरा चिट्टा क्लीन शेव चेहरा एक नई आभा से जगमगा रहा था, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। गाड़ी से उतरकर वह सीधा बी विंग के के ब्लॉक की ओर बढ़ा तथा देखते ही देखते फ्लैट नंबर 96A के सामने जाकर रुक गया। एक क्षण रुकने के बाद उसने दरवाजे के निकट लगी कॉल बेल के पुश बटन पर उंगली रख दी। दरवाज़ा तत्काल खुला और चौखट पर अंजलि प्रकट हुई। हेलो डॉक्टर। नौजवान ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। ओह हाय आकाश। अंजलि उसे देखकर खेल उठी। तुम आ गए इतनी जल्दी? तुम्हारा हुक्म चाहिए डॉक्टर, मैं तो उड़कर भी पहुंच सकता हूँ। प्लीज़ अंदर आओ, कहकर अंजलि चौखट से हट गई। आकाश अंदर आ गया। अंदर आते ही उसका सामना संजीव से हुआ। हाय, कहकर उसने अपना दायां हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। उसे देखकर संजीव के चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव उभरे। फिर भी उसने औपचारिकतावश आकाश से हाथ मिलाया। कैसे हो? अंजलि ने पूछा। तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? आकाश ने उल्टा सवाल किया। हमेशा की तरह बड़े क्यूट हैंडसम डैशिंग। आकाश दिलकश अंदाज से मुस्कुराया। ज्यों ज्यों तुम्हारी उम्र बढ़ रही है निखरते जा रहे हो। अंजलि उसका चेहरा निहारते हुए बोली। इसका क्या राज है भाई? तुमने ये राज पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? अरे नहीं, मैं तो दरअसल ये पूछना चाहती थी कि तुम आखिर शादी कब करोगे? शादी? तुम मजाक कर रही हो डॉक्टर? क्या तुम्हें पता नहीं कि शादी जैसा शब्द अपनी ज़िंदगी की डिक्शनरी में कहीं नहीं है? अब भूल भी जाओ उसको। अंजलि अचानक गंभीर होकर बोली। बहुत साल हो चुके हैं, अब तो वह कई बड़े बड़े बच्चों की माँ भी बन चुकी होगी। तुम मुद्दे से भटक रही हो, भूल रही हो कि तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया। सॉरी, वो तो तुम्हारे आने की खुशी में मैं असली मुद्दे ही भूल गई। बाबा कहाँ है? आश्रम वाला बाबा अपने कमरे में, अभी बुलाती हूँ। बाद में बुलाना, पहले मुझे पूरा मैटर समझ लेने दो। तुम बताओ कि कैसे कैसे क्या हुआ। ये सब संजीव बता देगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय ठंडा लाती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर, हम लोगों के बीच में कैसी फॉर्मेलिटी। तुम इसे फॉर्मेलिटी मत समझो। तुम मेरे बिल्कुल अपने हो, ना होते तो मेरी एक आवाज़ पर दौड़े ना चले आते। ठीक है, फिर मेरे लिए जूस ले आना। ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का पाइनएप्पल जूस लाती हूँ। संजीव, तब तक तुम आकाश से सारा मैटर ब्रीफ करो। संजीव की गर्दन सहमति में हिली। उसने आकाश को अपने करीब आने का इशारा किया। आकाश अपने स्थान से उठा तथा संजीव के बिल्कुल करीब जा बैठा। तुम जानते ही हो मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, संजीव ने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा। तुम्हें देखकर मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे मालूम है।
आकाश बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बोला, फिर भी थोड़ी देर के लिए झेल लो, ये सोचकर झेल लो कि मैं तुम्हारे बेटे की भलाई के लिए आया हूँ। तुम मेरे बेटे की भलाई के लिए यहाँ नहीं आए, तुम अंजलि के लिए आए हो। यही सही, अंजलि तुम्हारी बीवी है भाई। अब ज़रा खुलकर बताओ सारी बात क्या हुआ था। संजीव ने एक गहरी सांस ली, फिर संक्षेप में सब कुछ बताता चला गया। बताने के बाद वह आकाश को घुटते हुए बोला, मुझे नहीं लगता तुम इस मामले में हमारी कोई मदद कर पाओगे, लेकिन अंजलि तो समझती है ऐसा। हाँ, वह मेरी पत्नी होकर भी तुम पर मुझसे ज़्यादा भरोसा करती है। भरोसा किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता संजीव, जिस पर जमता है बस उसी पर जमता है। तुम क्या समझते हो, इस मामले में अंजलि की कोई मदद कर पाओगे? अंजलि की मदद क्या तुम्हारी मदद नहीं होगी? तुम और अंजलि क्या अलग अलग हो? क्या उसकी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है? संजीव ने आगे कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी अंजलि जूस की ट्रे लेकर वहां पहुंच गई। तीनों ने जूस पीना शुरू किया। संजीव ने बता दिया सब कुछ, आकाश गंभीर होकर अंजलि से बोला। बच्चे के बारे में सोचकर बहुत हैरानी हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की उम्र तो नहीं है उसकी। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ आकाश, तभी तो तुम्हें बुलाया। जब भी कोई मुसीबत आती है मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं सूझता। खुशकिस्मती है मेरी। इस मामले में क्या राय देते हो? पहले बाबा से तो बात कर लूँ, उस आश्रम वाले बाबा से। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। तुम कहो तो मैं वहीं जाकर उससे बात कर लूँ, मेरा मतलब है एकांत में। हो सकता है वो तुम्हारी मौजूदगी में कुछ कहने से हिचके। वह हिचकने वाला बच्चा नहीं है, संजीव ने हस्तक्षेप किया। उसे यहीं बुला लो, हम भी तो देखें तुम उससे क्या बात करते हो। अरे नहीं, अंजलि ने इजाज़त दी। तुम चाहो तो उसके कमरे में जाकर उससे बात कर लो, हो सकता है वह हमारी मौजूदगी में कुछ कहने से हिचके और एकांत में तुम्हें बता दे। मैं भी यही सोच रहा था। थैंक यू डॉक्टर। कौन से कमरे में? अंजलि ने एक कमरे की ओर इशारा किया। आकाश उसी कमरे की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही संजीव ने बुरा सा मुंह बनाया और अंजलि से बोला, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो अंजलि। क्या ठीक नहीं कर रही हो? तुम आकाश पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रही हो। इसमें बुराई क्या है? उसने हमेशा हमारी मदद की है। वह हमारा शुभचिंतक है, फैमिली फ्रेंड है, कोई गैर नहीं है। संजीव ने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ सोचकर होंठ भींच लिए। और दूसरी ओर जैसे ही आकाश कमरे में पहुंचा, आनंद ने न केवल उसका अभिवादन किया बल्कि सम्मान स्वरूप उसके चरण भी स्पर्श किए। आप आ गए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था, साथ ही वह बोला। क्यों? आकाश ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछा। किस लिए कर रहा था तू मेरा इंतज़ार? तुझे कैसे पता था कि मैं आने वाला हूँ? मम्मी पापा आप पर पूरा भरोसा जो करती हैं। सॉरी, मम्मी आप पर पूरा भरोसा जो करती हैं, आपकी हर बात जो मानती है। मुझे पहले ही पता था ऐसे हालात में आपको ही बुलाएंगे, और आप आएंगे। आज ही आएंगे, बिना देरी किए आएंगे। फिर आकाश और आनंद कमरे के कोने में बड़ी कुर्सियों पर जा बैठे। इसके बाद आकाश उसे पता नहीं क्या समझाने लगा। लगभग 15 मिनट तक वह उसे जाने क्या क्या समझाता रहा। बीच बीच में आनंद सहमति में गर्दन हिलाता रहा। फिर एक ही झटके से उठ खड़ा हुआ और आकाश और तेज़ी से चलता चलता कमरे से बाहर आ गया। ड्राइंग रूम में अंजलि और संजीव उसी का इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे से बात कर लिया मैंने, वह अंजलि से बोला। वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ है डॉक्टर। तुम्हें उसकी बात पे यकीन है? अंजलि ने आशंकित स्वर में पूछा। मुझ पर कितना यकीन करती हो? खुद से भी ज़्यादा। तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ये बच्चा तुम्हारी मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं करेगा। थैंक यू आकाश। अब मुझे इजाज़त दो, कभी भी ज़रूरत महसूस करो तो बुला लेना। अंजलि ने सहमति में गर्दन हिलाई। आकाश ने एक सरसरी नज़र संजीव के चेहरे पर डाली और वापस जाने के लिए मुड़ गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मिशन आश्रम वाला बाबा के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।